नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्व मोहन। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी भी हमारी सहयोगी मौजूद है। साथ ही आज हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ शो के दौरान होंगे अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और शेयर इंडिया के रवि सिंह। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन ये शो एक कॉलर शो है, तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। योर स्टॉक्स में आपके जो भी सवाल हो, आप हमारे नंबर 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके, साथ ही व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल के जरिए भी आसानी से अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आपके सभी सवालों को हम आपके सभी क्वेरी को जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जो भी सवाल बच जाएंगे, हम कल इसी शो में इसी वक्त पर आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले आपको मार्केट का एक चेक बता देते कि मार्केट की चाल क्या दिख रही है। बाजार एक दायरे में है। निफ्टी की बात करें तो 18,600 के नीचे है, हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,000 के आसपास, यहां पर भी नरमी है। सेक्टर की बात करें तो आज सरकारी बैंकों पर दबाव दिख रहा है, साथ ही आईटी शेयर यहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है। चल क्या रहा है? मारुति सुजुकी ऑटो से, जहां निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब करीब 2% की तेजी यहां पर दिख रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% ऊपर, ग्रासिम में, डीवीज लैब में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। दबाव आ रहा है आईटी शेयरों से। टेक महिंद्रा करीब करीब 3% नीचे है। इन्फोसिस में 2% तक की गिरावट है। एचसीएल टेक पर भी दबाव दिख रहा है। जी पूजा। बिल्कुल, तो ये है बाजार की बड़ी बातें। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही दायरे में कारोबार कर रहा है, जो कि हमने आपको सुबह ही इंडिकेट कर दिया था। जिस तरह के ग्लोबल क्यूज मिल रहे थे, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, तो आज बाजार में भी हमें उसी तरह का आज एक्शन दिख रहा है। और 18,600 के नीचे अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है मार्केट। तो आज हल्की कमजोरी है और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी अभी आपको विश्व में बता रहे थे। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे, लेकिन उसके पहले दोनों ही एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और शेयर इंडिया से रवि सिंह, आप ये दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, सबसे पहले तो आपसे एक टेक्निकल राय लेना चाहेंगे। बाजार में कल तो शानदार तेजी देखने को मिली थी, काफी समय से हम वेट कर रहे हैं निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स देखने का, लेकिन कहीं ना कहीं 18,600 के पास बाजार अटकते हुए नजर आ रहा है। रेंज में ही कारोबार हम देख रहे हैं। अब यहाँ से किस तरफ का मोमेंट आप देख रहे हैं? क्या बिकवाली हावी रहेगी, इसके बाद कंसोलिडेशन फेज खत्म हो जाएगा तब, या फिर अब एक तेजी के लिए एंट्री ले लेनी चाहिए निफ्टी में? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। आप देखेंगे एक ओवरऑल अगर निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे काफी अच्छी हमको तेजी देखने को मिली। और अब जो अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो हालांकि अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव भी बना हुआ है, बट अब आप देखेंगे तो इसमें काफी थोड़ा सा गैप छोड़ के गई हुई हमको, काफी 2-4 दिन से कंटिन्यू गैप अब हमको देखने को मिला है। तो एक टेक्निकली अगर आप देखें तो एक अपवर्ड गैप एरिया कहलाता है कंटिन्यूएशन में, और ये अपवर्ड गैप एरिया थोड़ा सा सपोर्ट का काम करता है, बट कहीं ना कहीं बाजार इस गैप को फिल करने जरूर आता है। और आप की एवरेजेस से देखेंगे तो अगर आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म सभी की एवरेजेस लगाए तो उससे भी थोड़ा सा ज्यादा फार प्राइजेस ट्रेड करने लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है हालांकि एक इंडाइसेस में एक छोटा सा कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी इंडाइसेस में आ सकती है, जो कि बाजार को एक बार कहीं पे भी 18,000 अगर निफ्टी फ्यूचर के लेवल देखें हम, तो अगर 18,580 तोड़ती है निफ्टी फ्यूचर, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 18,450 और 18,400 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक गैप खड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है जो गैप है जरूर फिल करना चाहिए, और वहीं पे एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आते हैं, उसका एक सपोर्ट ले सकती है। तो एक इंडाइसेस में ये व्यू बनता है, बट हालांकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जरूर पॉजिटिव है। और उसके बावजूद भी अगर ये करेक्शन आता है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मिड टर्म में या आपके मिड कैप, स्मॉल कैप में, इनमें मोमेंटम पॉजिटिव साइड में बना रहेगा। तो उनमें एक खरीदी की चेष्टा, कोई से भी इस डीप पे आती है तो एक खरीदी की चेष्टा उसमें जरूर करें, और कोई से भी डीप का एक जरूर फायदा उठाए बाइंग के लिए। ये व्यू है आपके लिए बाजार और इंडेक्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर भी फोन लाइन पर मौजूद है। अजय जैन है एमपी से। अजय जी पूछिए, क्या सवाल है?
शायद उनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। टीटी के प्रेस्टीज के 300 शेयर है उनके पास 450 के भाव पर। 450 का भाव टीटी के प्रेस्टीज का, मुझे लगता है 3 साल से ज़्यादा पुरानी खरीद होगी। 2020 के आसपास ये, मार्च अप्रैल के आसपास ये भाव था। क्या लग रहा है रवि जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। टीटी की प्रेस्टीज इन्वेस्टर लग रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा पुरानी खरीद दिख रही है, क्या करें इस शेयर में? देखिए विश्वमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़े टारगेट भी आपको देखने को मिले थे और शायद सही टाइम पे प्रॉफिट ना बुक कर पाना भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट काफी गिर गया है। क्योंकि एक टाइम पे ये स्टॉक जो है वो 11-1200 के पास पहुंच गया था और आज वापस से देखते हैं तो 690 के पास है। अभी भी डाउन टेरिटरी में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पार्शियल मुनाफा जरूर कर लेना चाहिए और दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाना चाहिए। शो के दौरान हम लोग बहुत से स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, लेकिन अभी के लिहाज से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक या फिर दूसरा अगर देखते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों में से कोई भी चूज करके जो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हो उसका इन्वेस्टमेंट उसमें आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी डाउन टेरिटरी में है और अब उम्मीद करता हूं कि 500 के आसपास तक के लेवल वापस आ सकते हैं। ओके, तो ये है व्यू टीटी के प्रेस्टीज पर, और IDFC फर्स्ट बैंक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। बिहार से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े, पंकज गुप्ता जी। पंकज जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ, HCL टेक के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। ओके, किस लेवल पर लिया था आपने? के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। HCL टेक के 70 शेयर है हमारे पास 1263 के भाव में। ये कब लिया था आपने पंकज जी? 1263। नहीं, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं स्टॉक में। रत्नेश जी, इनके पास HCL टेक इन्होंने लिया हुआ है 1263 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ, थोड़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी इस स्टॉक में। अभी क्या सजेस्ट करेंगे? हल्का नुकसान हो रहा है और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं आज तो IT स्टॉक्स दबाव में कारोबार भी कर रहे हैं, बट अगर इनको के लिए रखना है IT स्टॉक को, तो उसमें HCL टेक कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि खरीदी काफी 2022 के आसपास की है, जनवरी फरवरी के माह के आसपास की इनकी खरीदी दिख रही है मुझे। तो ये जिस तरह से होल्ड कर रहे हैं, ऐसा लगता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हालांकि आप पूरा IT सेक्टर देखेंगे तो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी भी कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो पूरा IT सेक्टर में वापिस से सेलिंग देखने को मिल जाती है। अगर पर्टिकुलर HCL टेक देखे तो एक इसमें नीचे से काफी अच्छी रैली करती है, पर जो इसको 1150 1160 का काफी मेजर सप्लाई जोन है, जब तक अभी इसके ऊपर नहीं निकलेगा मुझे नहीं लगता है कि इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं, हालांकि अगर ये निवेशक है तो इनको जरूर मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 1050 का लगाए, और कभी भी जब भी ये 1160 के ऊपर क्लोज देता है तो मैं इनको सलाह दूंगा, अगर इनके पास थोड़ा सा निवेश के लिए और पैसा है तो वहाँ पे एवरेज कर ले, सो दैट कि जब भी इनका 1225-30 के आसपास आएगा तो वहाँ पे मुनाफा बांध सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है राय HCL टेक पर। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने। सर मेरे पास IRFC के 33 रुपए के भाव से 1000 शेयर है। ओके, कब की खरीद है ये? हालांकि 2 साल पुरानी लिस्टिंग है, 2021 में लिस्ट हुई थी कंपनी। आपने कब खरीदा था? नहीं, अभी ये समथिंग फरवरी के। अभी हाल की खरीद है। रवि जी, क्या करना चाहिए इनको? IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 1000 शेयर है 33 के भाव पर, क्या करें, रुके? बिल्कुल रुकना चाहिए विश्वमोहन जी। देखिए, मैंने इस पे हमारे यहाँ से लॉन्ग टर्म कॉल भी है और मैंने इसमें रिकमेंड कर रखा है कि आपको कम से कम 38 से 40 रुपीज जो है वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। रेलवे काउंटर यहाँ पर अब बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है। आपने डिफेंस काउंटर में पहले ही तेजी देख ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के रिलेशन में अगर देखते हैं तो इनको बिल्कुल 28 रुपए के स्टॉप डाल के बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। 4.5% 5% का डिविडेंड यील्ड भी है और साथ ही टारगेट में देखते हैं तो बढ़िया टारगेट है, 38 रुपए के आसपास आता है। तो वापस से विश्वमोहन जी को पकड़िएगा या फिर ET स्वदेश पे फिर कॉल करके राय लीजिएगा। ओके, तो ये है राय IRFC पर, और बिल्कुल आप इन स्तरों से भी होल्ड करके चल सकते हैं आगे भी। अगला सवाल हमें कानपुर से जगप्रीत सिंह जी ने पूछा है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। जगप्रीत जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए।
चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्होंने अपने कॉल को होल्ड पे कर लिया है। लेकिन चलिए, सवाल है उनका हमारे पास। फाइन ऑर्गेनिक उन्होंने लिया हुआ था 4600 में, ये हाल फिलहाल की खरीद लग रही है और जिस लेवल पर इन्होंने लिया काफ़ी अच्छे लेवल पे था। उसके बाद हमने स्टॉक में एक तेज़ी भी देखी। कल भी स्टॉक पर हम चर्चा कर रहे थे, अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर, और आज भी स्टॉक करीब करीब 50 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बात तो नहीं हो पाई कि इनका ट्रेडिंग का नज़रिया था या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये इसमें रहना चाह रहे हैं, बट फिलहाल तो मुनाफा हो रहा है इनको इन स्तरों पर। रत्नेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे? फाइन ऑर्गेनिक्स कल काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी इस स्टॉक में, अभी भी और तेजी आपको दिखाई दे रही है? चार्ट्स पर बने रहना चाहिए इन्हें। फाइन ऑर्गेनिक के चार्ट देखते तो इसमें काफी करेक्शन चालू हुआ था। हाई बनाया कि 7,000 के आसपास का इसका हाई बनाया था। उसके बाद में कंटिन्यू इसमें करेक्शन चल रहा था 2022 से लेके अभी तक। अब इसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस बनते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम एक्टिविटी भी इसमें वापस से बिल्टअप होते हुए आ रही है। इन्होंने खरीदी का भाव भी काफी अच्छा लिया, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा अभी थोड़ा सा बने रहे इसके अंदर। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा इसके अंदर, 4400 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 5050 5100 तक के लेवल आ सकते हैं, वहां पे अपना मुनाफा बांध लें। ठीक है, तो 5000 से 5100 के लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं। आप होल्ड कर सकते हैं तब तक और निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। देखिए, सेबी की लगातार कोशिश है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का दायरा कैसे बढ़ाया जाए। इसी के तहत अब जो सेबी की जो सीडैक कमेटी है, जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है, उस पैनल ने अब कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसमें ETF यानी एयर टरबाइन फ्यूल, एप्पल, मिल्क, वेदर फ्यूचर्स को जल्द शुरू होने की संभावना है। हालांकि ये वही लिस्ट है जो सेबी ने 90 ऐसे कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी थी, उसी लिस्ट में से है। लेकिन अब सीडैक कर क्या रहा है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अब नए नए कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट की मंजूरी दे रहा है, ताकि धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का दायरा बढ़ाया जाए। अब एक्सचेंज अब मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करेंगे, उनकी दिलचस्पी देखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद ये नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, फिर सेबी के पास अर्जी देंगे एक्सचेंजेस और उसके बाद ये नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि कमोडिटी मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप एप्पल की ही बात कर ले तो कई तरह के रिस्क है। वेदर है, वेदर में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, बेमौसम बारिश होती है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो उस सारे रिस्क के लिए आप उस रिस्क को कम करने के लिए, हेजिंग के लिए अगर डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो तो काफ़ी फायदा होता है। ETF की अगर हम बात करें तो ETF जो एयर टरबाइन फ्यूल है, अब तक जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अपने रिस्क को कम करने के लिए, प्राइस रिस्क को कम करने के लिए WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड के जरिए हेजिंग करते हैं। अगर ETF का प्रोडक्ट अगर उन्हें घरेलू एक्सचेंजेस पर अगर मौजूद होंगे तो उनके लिए एविएशन इंडस्ट्री के लिए आसानी होगी। मिल्क की बात करें तो मिल्क में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश है और यहाँ पर कीमतों में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं। कई सारी बड़ी इंडस्ट्री हो, अमूल हो, मदर डेयरी हो का, और भी कई सारे कोऑपरेटिव जो स्टेट लेवल पे चलती हैं, लेकिन उनके लिए कोई हेजिंग के लिए बड़ा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर मिल्क के भी अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये कोशिश यही है सीडैक की कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दिलचस्पी ज़्यादा दिखा रही है, पार्टिसिपेंट चाह रहे हैं, इंडस्ट्री चाह रही है कि हेजिंग के लिए वो मौजूद हो, और सेबी ने पहले से ही मंजूरी दे रखा है, उस लिस्ट में से अब धीरे धीरे करके नए कॉन्ट्रैक्ट आने जल्द शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो कमोडिटी वायदा में हम देखेंगे कि कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी अभी विश्व मोहन आपको बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करते हैं। हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इरफान जी का सवाल आया है। सवाल है इनका, स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर 100 शेयर्स इन्होंने 215 पर लिया हुआ है। इस वक्त 164 पर है ये स्टॉक। अब देखना होगा ये लेवल्स कब आए थे। रत्नेश जी क्या सजेस्ट करेंगे? जो मैं देख पा रही हूँ स्टॉक इस वक्त पिछले काफ़ी समय से एक लगातार खरीदारी का ही ट्रेंड है। ये 215 एक बार लेवल्स भी चेक करना। ओके, 244 स्नाइडर इलेक्ट्रिक का स्टॉक है इनके पास। ओके, माफ़ कीजिएगा, 215 पे इन्होंने लिया था और इसमें थोड़ा मुनाफा हो रहा है। 254 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है।
तो हल्के मुनाफे में है ये। रत्नेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे इस स्टॉक में? अगर ट्रेडिंग का ही नजरिया है तो कुछ स्टॉप लॉस भी इनको सुझाइए। क्या टारगेट्स आप वॉच कर रहे हैं? स्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट देखिए, काफी लंबे टाइम के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया है। जब तक मैं देख पा रहा हूँ तो इसने करीब करीब 2 साल के आसपास का अपना एक ब्रेकआउट इसने इवन 2015 के हाई का इसने ब्रेकआउट आज दिया है इसने 2-3 दिन पहले। तो काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको निचले स्तर पर देखने को मिली थी। जब इसका आई थिंक रिजल्ट आया था उस समय के आसपास में काफी अच्छी एक्टिविटी हमको देखने को मिली थी। मैं इनकी खरीदी के काफी ऊंचा भाव चल रहा है, तो मैं इनको सजेशन दूंगा कि आधा मुनाफा ही बांध ले और स्टॉप लॉस लगा ले अपने 235 रुपए का, और इस रैली को राइट करे। तो आधा मुनाफा बांध के 235 रुपए के स्टॉप लॉस से बैठे रहे। ठीक है, तो कुछ चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 235 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। ये रहा स्टॉक पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। और अब हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन को लेकर काफ़ी बुलिश तमाम एनालिस्ट भी साउंड कर रहे हैं और इस स्पेस में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसी सेगमेंट से मिसेस बेक्टर्स ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंजम्पशन सेक्टर में कहाँ मौके हैं, क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल इस स्पेस को लेकर, इस पर एक खास रिसर्च लेकर विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। तो कंजम्पशन में स्पेशली जो बात करें कंजम्पशन का किंग कौन है, और स्टॉक मूव के हिसाब से देखिए तेज़ी जो देखी हमने मिसेस बेक्टर्स फूड में, और अगर उनकी स्टॉक प्राइस ही देखे तो लास्ट 1 महीने में ही 20% रिटर्न दे चुके हैं। वाईटीडी बेसिस पे भी 81%, और कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्लेयर्स काफ़ी ग्रोथ अच्छी दिखी हुई है स्टॉक प्राइस में मिसेस बेक्टर्स में। अब बात करते हैं उनके मेन सेगमेंट्स की, तो उनके 3 मेन सेगमेंट्स हैं और ये अप मूव क्यों आ रहा है मिसेस बेक्टर्स के लिए। 3 सेगमेंट्स है। पहले बात करते हैं उनके बिस्किट सेगमेंट की, जहाँ से 60% ऑफ द टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आता है बिस्किट सेगमेंट से। दूसरा है ब्रेड सेगमेंट है, बेकरी सेगमेंट है, वहाँ से 35% रिटर्न आता है। और तीसरा सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये QSR स्पेस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जब वो बर्गर्स के जो बन्स होते हैं, पिज्ज़ा की जो ब्रेड होती है, वो डिलीवर करते हैं। जैसे उनके क्लाइंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स भी है, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे क्लाइंट्स उनका, और जिनको वो देते हैं अपने ये बंस। तो ये उनका ब्रेकअप डिवीजन है। उसके अलावा अभी बात करते हैं कि जो रन अप और बिस्किट मार्केट साइज है वो 46,000 करोड़ का बिस्किट मार्केट साइज है, और उसमें 60% जो है 65% लगभग आ रहा है ऑर्गेनाइज मार्केट। इस ऑर्गेनाइज मार्केट में देखें तो लीडर जो है अभी बिस्किट सेगमेंट में वो है ब्रिटानिया, उसके बाद आता है पार्ले, और ऐसे उनका ब्रेकअप होता है। और क्रेमिका जो है बिस्किट ब्रांड, अभी 1% मार्केट शेयर है, वो है मिसेस बेक्टर्स का ब्रांड जो है, पर अभी 1% मार्केट शेयर है। तो ऑर्गेनाइज में भी उनको काफ़ी है कि वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। उनका मेनली बिजनेस आता है प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में। उसके अलावा जो बात करते हैं ब्रेड सेगमेंट में, वहाँ पे 13,500 करोड़ की ओवरऑल मार्केट है जो ग्रो कर रहे हैं 9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। स्टिल FY25 9% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और ऑर्गेनाइज शेयर है 50%। अभी भी मिसेस बेक्टर्स का शेयर काफ़ी कम है इसमें भी। तो ब्रिटानिया लीड करता है ब्रेड के मार्केट शेयर को भी, तो काफ़ी कम है उनका मार्केट शेयर। तो यहाँ पे भी उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बन जाती है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स क्या है। कंपनी ने एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया हुआ है अगले 2 साल के लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पे भी बोला है कि यस 13 to 14% होगा नियर टर्म में, आगे जाते हुए बढ़ के जाएगा 15% पे। हाई टीन्स की ग्रोथ भी बात की है दोनों सेगमेंट में, जैसे बिस्किट की बात करें या ओवरऑल ब्रेड सेगमेंट में भी हाई टीन्स की ग्रोथ है जो बेटर देन इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री का कैगर फ्रॉम FY20 to 25 एक्सपेक्टेड है 9% पे, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। कंपनी की काफ़ी अग्रेसिव केपेक्स प्लान भी है। जैसे देखें तो उन्होंने ब्रिटानिया आई बेग योर पार्डन बिस्किट्स और ब्रेड सेगमेंट में भी उनकी केपेक्स की बड़ी प्लान्स है, नए कैपेसिटीज़ भी लॉन्च करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट प्लान है। उसके अलावा कंपनी ने एंटर किए हुए बिस्किट सेगमेंट में नए एरियाज़ में भी, जैसे मुंबई, पुणे और बैंगलोर में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, और ऐड करने वाला है 10 नए सिटीज़ वेस्ट और साउथ में 2020-24 में भी। तो यस, इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे भी है ना। एक तकलीफ जो आ सकती है और थोड़े पॉइंट्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ये रैली को और स्टॉप कर सकते हैं रैली को, वो क्या हो सकता है कि एक तो क्या होता है, अगर उन्होंने जो प्लान किया था डिस्ट्रीब्यूशन वो ना हुआ प्लान के हिसाब से, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है। महंगाई का तो एक पॉइंट चलता ही रहेगा, क्योंकि कमोडिटीज़ अगर
महंगी हो गई तो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी को, और स्लो डाउन और मे बी डाउन ट्रेडिंग भी दिख सकती है। और लास्टली है कमोडिटी प्राइस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी जो है एक पॉइंट जो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। अभी वैल्यूएशन से काफ़ी चीप है कंपेयर टू अदर FMCG कंपनीज, तो इस पॉइंट पे भी लग रहा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो चीप ही है। क्या और रन अप हो सकता है फैक्टर तो श्योरली वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, और ये हम समझेंगे हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रवि से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अविनी ये सारी जानकारी देने के लिए। रवि, मिसेस बेक्टर्स फूड काफ़ी चला है, लिस्टिंग गेन भी दिया, IPO में शानदार लिस्टिंग हुई थी, और अभी भी जिन्होंने होल्ड किया होगा उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा अभी भी, और 33% की ग्रोथ, 30% से ज़्यादा ये स्टॉक अभी चल चुका है। अभी विनी थोड़ी देर पहले डेटा भी हमारे साथ शेयर कर रही थी। एक तरफ FMCG निफ्टी FMCG इंडेक्स की बात करें तो इस साल 16% चला है। मिसेस बेक्टर्स अगर देखेंगे तो 81% चल चुका है, और अभी भी दूसरे FMCG कंपनियों के मुकाबले वैल्यूएशंस इसके सस्ते ही नजर आ रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी मौके हैं अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो तमाम फैक्टर्स और जो ट्रिगर्स विनी अभी हमें बता रही थी, आपका क्या मानना है इस कंपनी को लेकर, और क्या यहाँ से भी रनअप देखने को मिल सकता है, कंपनी में एंट्री लेने के मौके हैं? पूजा जी, उम्मीद है कि हमें इसके जो है वो नए प्रोडक्ट भी खाने को मिलेंगे, और काफ़ी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करेंगे उनको भी रिटर्न भी अच्छे खासे मिलेंगे। फिलहाल एक बार फंडामेंटल नंबर्स की यहाँ पर चर्चा अगर कर लेते हैं तो बिल्कुल विनीत जी ने एकदम काफ़ी डीप एनालिसिस किया, और ख़ास तौर से जो दूसरे स्टेट्स में या दूसरे शहरों में जो एक पकड़ बनती जा रही है इनकी, वो उसका फायदा भी आगे काफ़ी हद तक जो है वो नंबर्स के टर्म में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। नंबर्स तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही हैं, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 18 से 20% की ग्रोथ बहुत ईजिली आपको स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर करंट लेवल से भी देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 850 और 900 तो इमीडिएट वाले लेवल है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 1000 तक का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, अगर जो की ग्रोथ है अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे इसी तरह से चलती रही। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी अच्छा है। थोड़ा बहुत डिप अगर आता है तो यह कर सकते हैं कि जिनको यहाँ पर 100 रुपए का निवेश करना है एग्जाम्पल के लिए, तो वो यहाँ पर 70% अपना फंड यूज कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा 2-1% का 3% का करेक्शन आ जाए, यानी कि रेंज के लेवल के हिसाब से देखते हैं 770-750 के बीच के लेवल मिल जाए तो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे, और अप साइड में टारगेट वही रखिए 950 और 1000 का। मुझे लगता है FMCG काउंटर में ये एक उभरता हुआ सितारा भी हो सकता है जो कि आपके पोर्टफोलियो में चमक और बढ़ा दे। बिल्कुल, तो कंजम्पशन का किंग है, कंजम्पशन सेक्टर का किंग मिसेस बेक्टर्स। नजर रखिए, आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं, और 950 से 1000 तक के लेवल्स भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करें तो बेशक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस 360 डिग्री मिसेस बेक्टर्स फूड के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। जयपुर से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार जी। कृष्ण जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, अतुल ऑटो के 320 पे है 50 शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा मैम? ओके रवि जी, अतुल ऑटो पर राय दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, 320 हाल फिलहाल की खरीदें, इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, हल्के मुनाफे में है, बने रहना चाहिए इनको इस स्टॉक में, या फिर कोई और स्टॉक आप इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, फिलहाल तो अगर अतुल ऑटो को देखते हैं तो उसका मार्केट कैप करीब 813 करोड़ का है, और थोड़ा सा अपर साइड के बैंड की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रॉस प्रॉस्पेक्ट देखते हुए या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखते हुए अभी फिलहाल इस स्टॉक में इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर एक बार को 420 और 450 के आसपास के लक्ष्य मिलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 315 रुपए और 320 रुपए के बीच का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर चलते हैं तो एक अच्छा मुनाफा ये कंपनी दे सकती है, क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, नंबर में भी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिली है, चाहे वो एबिटा ग्रोथ रही हो या फिर पैट ग्रोथ यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है स्टेबल और ग्रोथ के साथ में चल रहा है, और चार्ट्स में भी आपको वो साफ साफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है दोनों फायदा उठाना चाहिए और इसको अभी रखना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है, अतुल ऑटो में आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल है दिल्ली से हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार मैडम, मेरे पास मैडम गेल इंडिया के 1800 शेयर है 110 रुपए के भाव पर। मुझे इसमें क्या करना चाहिए? क्या मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ? ओके, ठीक है। रत्नेश जी, आप सजेस्ट करिए, 110 पर इन्होंने लिया हुआ था, अब 104 पर आ चुका है और हल्का नुकसान भी इनको हो रहा है। इन ज़रों पर और खरीदने की सलाह देंगे आप? चार्ट देखिए काफी स्लो मूवर चार्ट है, बाजार के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में चलता है। इसको अगर आप देखें तो इसने काफी मल्टीपल टॉप बनाया 113 115 के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये उसके ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें किसी भी तरह की एक बड़ी तेजी हमको नहीं देखने को मिलेगी। इन्होंने ले रखा है तो एक शॉर्ट टर्म नजरिए से इसको रखे, लंबे नजरिए से नहीं रखे। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। 101 रुपए का उसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाजार में दूसरे भी काफी अच्छे स्टॉक्स है या दूसरे पीएसयू स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर उसमें शिफ्ट करे थोड़ा पैसा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगा ले और निकलने की सलाह रहेगी मेरी इसमें। ओके, तो निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये मुनाफा तो दे के नहीं जाएगा। आप स्विच कर सकते हैं यहाँ से अपने जो निवेश है उसको गेल से। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। और ये हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर ही जुड़े हैं, अमर चंद्र जी। अमर जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास आरसीएफ है 108 के रेट पर 250 शेयर। 108 के रेट पे 250 शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। ये कितना समय दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? मैम 3 महीना तो एटलीस्ट दे सकता हूँ आरसीएफ को। थोड़ा पहले की खरीद लग रही है आपकी। इस वक्त 250 पे लिया था आपने, और लेवल्स एक बार फिर से रिपीट करेंगे अमर जी, किस लेवल पर लिया था? 108 108 पे लिया था। ऑलराइट, चलिए आपके खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। रत्नेश जी आप ही सजेस्ट करिए, 3 महीने का समय दे सकते हैं आरसीएफ को, क्या लेवल्स देख रहे हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए? चार्ट देखिए तो अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का चार्ट है। इसमें अभी किसी भी तरह का रिवर्सल या कुछ इसमें बना इनका नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का ही है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ज्यादा इनको रहना नहीं चाहिए। एक यहाँ से इस लेवल पे देखे तो 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है। कहीं ना कहीं कभी भी ऊपर में किसी भी टाइम अगर 110 112 के लेवल मिल जाए तो निकल जाए और 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे इससे अभी ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद हाल फिलहाल अभी इसमें नहीं है। ठीक है, तो कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश करिए आरसीएफ से। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें आया है व्हाट्सएप पर किशन जी का। भारत डायनेमिक्स के स्टॉक है इनके पास, 100 शेयर्स इन्होंने 875 पे लिए हुए थे। काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री ली, और डिफेंस स्टॉक्स में हम देख रहे थे जिस तरह से हाल फिलहाल में तेज़ी आई है, इनकी एंट्री लेवल एक तो बहुत अच्छी थी और फ़ायदा भी इनको हो रहा है। आज भी भारत डायनेमिक्स 2% ऊपर है, करीब करीब 30,000 के मुनाफे में है ये इस स्टॉक में। इनसे बात तो नहीं हो पाई कि ये कितना और समय दे सकते हैं, बट रवि भारत डायनेमिक्स कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? हम तो देख रहे हैं वैसे डिफेंस स्टॉक्स में, चाहे वो शिपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी डिफेंस स्पेस में देखने को मिल रही है। भारत डायनेमिक्स पर भी अपनी राय दीजिए, और अगर और कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको इस स्पेस से, क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप दिख चुका है, और किसी में एंट्री के मौके देख रहे हैं आप? पूजा जी, इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो आपको जरूर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपका एक सेगमेंट होता है जिसमें कि आप लोग मिड कैप के मारुति, या फिर आपका एक दूसरा सेगमेंट है जिसमें आप टॉप पिक वीआईपी शेयर बताते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन इस पे आपके बीईएल पे, बीडीएल पे, एचएएल पे, मैसडॉक पे, कोची शिपयार्ड पे, और अब एक स्टॉक बचता है वो है बीईएमएल। इन सभी पे रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि इनको आप बना कर रखिए, ये अच्छे आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से चलेंगे। बीडीएल की बात कर लें तो देखिए अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी शुरू हुई है, अभी लंबा समय बाकी है, और ये 1400 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एग्जिट करने के तो बिल्कुल मत सोचिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। अगर जरूरत है तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए, पैसे की जरूरत है निकाल लिया, लेकिन जैसे स्टॉक में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आए, करेक्शन आए, ईटी स्वदेश देखते रहिए, समय समय पर रिकमेंडेशन आता रहता है। और
पूजा जी तो बहुत गौर से उसको स्पेसिफाई भी करती हैं कि हाँ ये स्टॉक लीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अभी के पोर्टफोलियो में जिसके पास डिफेंस के स्टॉक हैं उनमें BEML को एक बार और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका टारगेट यहाँ से 1800 रुपए का लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास अभी डिफेंस के स्टॉक्स हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। BEML ही एक जो है वो थोड़े करेक्शन पे मिल रहा है, बट 1800 तक के टारगेट इसके भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डिफेंस स्टॉक्स अगर आपके पास हैं पोर्टफोलियो में बिल्कुल बने रहिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए वहां से निकलने की। और अभी भी जो फ्रेश एंट्री लेने के मौके दिखाई दे रहे हैं वो है BEML में, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और बाकी अगर डिफेंस स्टॉक्स है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बने रहिए इसमें। अगला सवाल हमें आया है लखनऊ से सुरेंद्र जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं वो। सुरेंद्र जी क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सर, मैं सौरेंद्र बोल रहा हूँ सर। ABFRL के हमारे पास 63 शेयर है 253 के भाव पे। ओके, 253 पर। और कितने समय के लिए आपने लिया था ये स्टॉक? 2 साल के लिए हम इसको रखना चाहेंगे। 2 साल के लिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर ये स्तर पे लिया था, जब मैं देख पा रही हूँ स्टॉक में एक तेजी आई थी, अच्छी तेजी बनी थी, 300 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे थे, लेकिन तब से स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। रत्नेश जी, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको आदित्य बिरला फैशन के? अभी भी बने रहना चाहिए? और 2 साल के लिए क्या ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक है? इनका हालांकि नजरिया तो लंबा है, बाकी अगर आप टेक्निकल चार्ट की बात करें तो डेली वीकली किसी भी चार्ट पे ओरिजिन पे आप देखें, इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसमें काफी वॉल्यूम एक्टिविटी मई 5 मई 7 मई के आसपास हमको देखने को मिली थी, बट उसको भी इसने वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इस तरह के स्टॉक्स में मेरे हिसाब से तो अभी हाल फिलहाल तो नहीं बने रहना चाहिए इनको। अगर इनको थोड़ा सा व्यू और लंबा ही तो मैं इनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 180 रुपए का वो स्टॉप लॉस जरूर लगा ले इसमें, उसके नीचे जाने पे इसमें फिर और नई बिकवाली हमको देखने को मिल सकती है। तो मेरा नजरिया तो ये रहेगा कि इसमें निकल जाए, कहीं पे भी एक बार 230 का लेवल आए तो जरूर निकल जाए इसमें। ठीक है, तो बहुत आकर्षक चार्ट्स नहीं हैं कंपनी के, 2 साल के रुकने लायक तो नहीं है। और आपको सलाह यही होगी कि कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश कीजिए। अब काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने शौक के दौरान यहाँ पर चर्चा भी की है, डिफेंस स्पेस को लेकर और FMCG स्पेस को लेकर काफ़ी सारे स्टॉक्स हम चर्चा भी कर रहे हैं, आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन से निकलने की कोशिश कीजिए। अब अगला सवाल ले लेते हैं, ये व्हाट्सएप पर हमें आया है, पंजाब से अभिषेक जी ने भेजा है ये सवाल, और इनका सवाल है कैम्स पर। ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है 2562 पर। इस वक्त अगर देखें तो स्टॉक में हमको हल्का नुकसान हो रहा है, 2177 पर इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, और ये इस वक्त नुकसान झेल रहे हैं। नुकसान काफ़ी हो रहा है क्योंकि शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से 30,000 के आसपास का नुकसान भी इनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। बीच में स्टॉक में एक तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन इस पूरे साल अगर देखेंगे स्टॉक एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। काफ़ी पहले की खरीद भी लग रही है इनकी। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, रवि जी इस कंपनी पर क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, फिलहाल तो अभी ये कंपनी सेल जोन में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 1700-1800 तक के लेवल दिखा सकती है। तो अगर आपकी अंदर है कि आप इसको अभी कंटिन्यू करें तो आप बिल्कुल आप तभी रुकिएगा। पर्सनल रीजंस की वजह से फिलहाल सजेशन नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी देखिए तो जो 6% की होल्डिंग थी वो घटते घटते अब 3.5-4% के पास ही बची है। और ज्यादातर जो है वो इसकी परफॉर्मेंस वाइज अगर देखते हैं तो कंपनी के नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और काफी हद तक जो है वो ओवरऑल इनमें जो है वो डाउनफॉल ही देखने को मिला है। और तो अभी मुझे फिलहाल लगता है कि अगर आप IT सेक्टर में ही देखना चाहते हैं तो आप सोनाटा सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जेंसर टेक की तरफ मूव कर जाएं। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आगे आने वाले समय में डेंट और बढ़ा सकता है, नुकसान और दे सकता है। तो फिलहाल तो रिकमेंडेशन होगी कि एक बार एग्जिट हो जाइए, ज्यादा मत सोचिए। अगर ज्यादा सोचेंगे तो नुकसान और बड़ा हो सकता है। अभी भी आपको नुकसान तो हो ही रहा है करीब 30,000 के आसपास का, लेकिन निकल जाइए इस स्टॉक से। और उसके सामने जेंसर टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक हैं, मिड कैप IT हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वहाँ पर आप नज़र रखिए। यहाँ पर इस स्टॉक में नुकसान आपका और बढ़ सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी क्वेरीज को शामिल करते हैं। हमारे पास लखनऊ से सवाल आया है राजेश जी का फेसबुक पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर तो लगातार अभी थोड़ी देर पहले रवि आप भी बता रहे थे अच्छा लग रहा है स्टॉक, और इनकी जो खरीद भाव है वो काफ़ी अच्छी है, और प्लस 40,000 शेयर्स इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हुए। इनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सवाल आया है, बट शानदार गेन हो रहा है इनको। 75 के आसपास देखिए कारोबार भी कर रहा है। रवि आपसे ही सवाल होगा, आप काफ़ी बार रिकमेंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी कर चुके हैं, 75 पर आ चुका है, अभी भी क्या और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए इनको इस स्टॉक में? जी 90 रुपए के टारगेट के बाद ही कुछ रिवीजन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100-110 के भी लेवल अचीव कर सकता है। और जहां तक मुझे याद आता है कि हम लोग जब ये शो कर रहे थे तो 40-42 रुपए का ये जब स्टॉक चल रहा था, तो उस समय हम लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन आपके वीआईपी शेयर में कई बार करी, कई बार रिपीट जो है वो भी करना पड़ा। पहले 42 पे दिया, फिर 54 पे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉन्फिडेंस को अभी भी चलने दीजिए, और 90 रुपए का जब तक टारगेट नहीं आता तब तक जल्दबाजी मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना भी चाहेंगे तो वो स्टॉप लॉस अभी फिलहाल जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 65 रुपए के नीचे जब तक नहीं ट्रेड करता है, नहीं जाता है, तब तक आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म निवेश किया है तो 90 रुपए के पास आता है तो रिवाइज जरूर करिएगा, एक बार जरूर पूछिएगा, शायद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूरी, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो कि अच्छा रनअप दिखाते हैं और देखने के बाद भी लोग बुक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ईटी स्वदेश को कंटिन्यू वॉच करके रखिए। 90 के आसपास आए तो वापस से रिव्यू कर लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ये राय रवि की तरफ से। चलिए ऑलराइट, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। रवि जी, रत्नेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपके लिए